सबसे ज़्यादा मौतें जो है रोड एक्सीडेंट की वजह से लोगों की होती हैं। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? दूसरे के कंधों पर आप बंदूक रखकर कब तक चलाओगे? अब तक आपने कितनी आरटीआई फाइल करी हुई हैं? अगर जन सूचना अधिकारी दोषी पाया तो प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से 25,000 का जुर्माना उस पर लग सकता है। अगर कोई आदमी सड़क पे रह रहा है, उसके पास घर नहीं है, तो वे उस आदमी की फेलियर, उसके माँ बाप की फेलियर है या गवर्नमेंट की फेलियर, किसकी फेलियर है? सामने वाले व्यक्ति को पता चला कि ये बंदा ना हमें छोड़ेगा, छुड़वा देगा। आदमी जीवन में एक ही बार मरता है, 2 बार कभी कोई व्यक्ति आज तक मरा नहीं। आरटीआई तो हमने हजारों डाली है, क्योंकि हु आर यू, आप कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल तब सरकारी बाबू पूछते थे। दुर्भाग्य से जो 6 हमारी बड़ी राजनीतिक दल थे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, उस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की, बसपा, ऐसे कई सारी 6 पार्टियां थी, वो आज तक राजनीतिक जो है वो आरटीआई के दायरे में इसलिए नहीं आई कि उन्हें डर लगता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल इन्वेस्ट इन इंडियंस में। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिन्हें आरटीआई एक्टिविस्ट का किंग कहा जाता है। इन्होंने अब तक हजारों आरटीआई के माध्यम से ऐसी जानकारियां निकाली हैं जिनसे लोगों को बहुत फायदा हुआ है और सरकार की पारदर्शिता में बढ़ोतरी हुई है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि कैसे आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, तो हमारे आज के मेहमान अनिल गलगली जी का स्वागत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक जानकारीपूर्ण चर्चा। गलगली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इन्वेस्ट इन इंडियंस पॉडकास्ट चैनल पे। जी, और आज हम जानना चाहते हैं कि अनिल गलगली जी कौन हैं, ये कहाँ पे बोर्न हुए, इनके पेरेंट्स क्या करते थे। हर एक पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन कोई भी आरटीआई एक्टिविस्ट नहीं बनाना चाहता। तो आप कैसे यहाँ तक पहुँचे, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, नमस्कार, आपने यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया, धन्यवाद। मेरा नाम अनिल वेदव्यास गलगली है। मेरा जन्म मुंबई के घाटकोपर इलाके में हुआ था और हम लोग साकीनाका चांदीली में फ़िलहाल रहते हैं। मेरे पिताजी जो बेस्ट जो बसेस चलती है उसकी जो एक कंपनी है उसमें कार्यरत थे, और निश्चित तौर पर जो हमें घर से संस्कार मिले हैं कि जो भी काम करो इतना अच्छा करो कि लोगों को वो सच्चा लगे, वो जो एक थीम लेकर हम लोग बचपन से चल रहे हैं। निश्चित तौर पर हर एक माता पिता को लगता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या और समथिंग कुछ बने, मगर जो हम लोग जब बचपन से जिस परिवेश में पले हैं, बड़े हैं, तो निश्चित तौर पर काफ़ी गरीबी के दिन तो थे ही, लेकिन जो संस्कार हमें बचपन में हमारे माता पिता से मिले तो निश्चित तौर पर उसका लाभ आज भी मिल रहा है। तो जब हम इस जनवरी में आए, क्योंकि 10वीं तक की जो पढ़ाई हमारी मराठी माध्यम से हुई, 11-12 अंग्रेजी में हुआ, बाद में 13-14 के बाद मैंने फिर एक बार, क्योंकि जो महाराष्ट्र की जो मातृभाषा है मराठी, कली मराठी को जो अविभाज्य भाषा का जो एक बड़ा बहुमान मिला, तो निश्चित तौर पर हमने सोचा कि जिस तरह से लोग अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, तो मैंने पत्रकारिता को सबसे पहला उसका चयन किया। मैंने कई सारे अखबारों में काम भी किया। मेरी खुद की एक मैगजीन है अग्निशिला, जो पिछले मैं 20 साल से उसे संचालित कर रहा हूँ। लेकिन जब महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में, जब लोगों की जो समस्याओं को लेकर लोग नगर सेवक के पास जाते थे, एमएलए के पास जाते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जाते थे, वो सॉर्ट आउट नहीं होती थी, तो लोग हमारे पास भी आते थे। हम तब छोटे थे, मतलब मुझे बता रहा हूँ कि 16 साल की उम्र में जब वहाँ के कुछ इश्यूज़ को लेकर चर्चा हुई, जब नगर सेवक काम नहीं कर रहा था, एमएलए उसका सक्षम नहीं डिटेल था। में नाम लेना चाहेंगे, कौन से इशू को लेकर के? वो मतलब क्योंकि जो स्लम बस्तियों में जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं, जो लादीकरण का काम होता है, ड्रेनेज लाइन का काम होता है, उसके लिए आम आदमी हमेशा उन लोगों के कार्यालय तक अपनी दस्तक देता है ताकि वो काम इजीली हो सके। लेकिन जब हमने कोशिश की, एक छोटा सा प्रयास किया एज ए 16 साल की उम्र में, तो हमें उसमें सफलता मिली। तो निश्चित रूप में लगा कि ये जो अगर हम लोग स्वयं स्फूर्त होकर, क्योंकि आज हमारी जो भारतीय जो संविधान है, ये सबसे पावरफुल संविधान है। आज हमारे पास महानगर पालिका है, लोकसभा है, विधानसभा है, मगर जो हमें संविधान ने जो अधिकार दिए हैं वो हर एक नागरिक को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि संविधान ने एक आम नागरिक को इतना सक्षम बनाया है कि वो जो नगर सेवक का चुनाव भी लड़ सकता है, एमएलए का भी लड़ सकता है, एमपी का भी लड़ सकता है। तो हमने उस संविधान का आधार लेकर, संविधान में जो हमने जो बचपन में सीखा, कॉलेज के समय में जो उसको हमने समझा, और जो हमारी युवा अवस्था में जब उसे हमने प्रैक्टिकल में इस्तेमाल किया, तो निश्चित तौर पर
कई सारे हमारे पास अधिकार है, मगर जो संविधान में जो जो इंगित अधिकार है, जो अलग अलग, चाहे वो सामान्य नागरिक हो, एक महिला हो, एक पुरुष हो, छोटे छोटे बच्चे हो, चाहे उसमें शिक्षा का अधिकार हो, जानने का अधिकार हो, समझने का अधिकार हो, तो निश्चित तौर पर हमने देखा कि हम एज ए एक्टिविस्ट, एज ए सोशल ग्रुप, क्योंकि मेरा मानना है कि समाज में अगर सोशल ग्रुप होगा, जो एक प्रेशर ग्रुप की तरफ से अगर काम करेगा, तो आज जो हमारे पास अलग अलग समस्या है, उसके लिए हम परेशान रहते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, कई लोग कोर्ट तक भी जाते हैं जब काम नहीं होता है, तो वो सभी समस्याओं का समाधान हमारे संविधान में है। हमने उसको नीड्स ठीक ढंग से पढ़ा, समझा और उसको इम्प्लीमेंट किया, तो निश्चित तौर पर सबसे पावरफुल करके एक आम नागरिक बन सकता है। जिस तरह से हमें भारत में जो हमें आज़ादी मिली, लेकिन जब सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन आया, तो हमारे लिए दूसरी आज़ादी थी। तो निश्चित तौर पर बचपन से ही हमने देखा कि किस तरह से लोगों को न्याय दिलाना हो, लोगों के लिए संघर्ष करना हो, तो उसके लिए आंदोलन का भी मार्ग है, अनशन का भी मार्ग है, मगर एक संवैधानिक अधिकार है कि हम सरकार के पास जद्दोजहद करें, उस चीज़ का फॉलोअप करें, तो निश्चित तौर पर जो भी काम हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसे हमें सफलता मिलती है। तो सबसे पहले पत्रकारिता, बाद में राइट टू इन्फॉर्मेशन जो मूवमेंट थी, जब 2003 में हमारे महाराष्ट्र में कानून आया, उसके पहले से हम कई सारे इश्यूज़ को लेकर सरकार से जद्दोजहद कर रहे थे, सरकार से जवाब तलब कर रहे थे, लेकिन तब तक वो अधिकार नहीं था कि सरकार हमें जवाब दे, क्योंकि हु आर यू, आप कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल तब सरकारी बाबू पूछते थे। मगर जब हमें सूचना का अधिकार का जो कानून आया, उससे अभी हमें बताना नहीं पड़ रहा कि हु आई एम, हम भारत के संविधान के तहत एक नागरिक हैं और हमें जो जानना है, हमें जो पूछना है, वो देना आपका काम है। तो इसी तरह से हमारी जो एक मूवमेंट हुई बचपन से, और उसको अभी सबसे बड़ा रूप मिला है राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए। हम पूरे मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, देश के हर कोने में, क्योंकि कई सारे लोग मोबाइल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें कई प्रकार की समस्याओं से रूबरू कराते हैं। तो हमारी कोशिश होती है, क्योंकि आज एक वकील होगा, वो भी फीस लेता है घंटे के लिए, कोई एक्सपर्ट होगा, वो भी फीस लेता है, कई सारे एनजीओज़ भी काम करने के लिए फ़ीस लेते हैं, पर हमारे पास हम ना फीस लेते हैं, लेकिन उसका निदान करने के लिए 100% कोशिश करते हैं। एज अ लेमैन, राइट टू इन्फॉर्मेशन हर किसी ने नाम सुना, अच्छा आरटीआई डाल दो, आरटीआई डाल दो, लेकिन ये आरटीआई क्या है, कैसे डालते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसको ज़रा सा डिटेल में बताइए, जिसे कुछ भी नहीं पता, ABCD भी नहीं पता इसके बारे में। तो ये आरटीआई क्या है और ये क्यों ज़रूरी है हर किसी को जानना या इसका इस्तेमाल करना? देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 हमारे देश में लागू हो चुका है। उसे हिंदी में कहते हैं कि सूचना का अधिकार, हम महाराष्ट्र में तो कहते हैं कि माहितीचा अधिकार। जो चीज़ आपको जाननी है, समझनी है, तो आपको 10 रुपये के कोर्ट फीस स्टैंप में राज्य में आप सरकार से पूछ सकते हो कि ये फला फला टेंडर क्या है, इसकी कॉपी दे, एक काम जो कर रहा है क्या कर रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कितनी यात्राएं की, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, ये चीज़ आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन में मिल सकती है। दूसरी बात है कि जो सूचना का अधिकार काफ़ी सरल और स्पष्ट है। आपको 10 रुपये खर्च करने हैं, आप देश के प्रधानमंत्री को भी सवाल पूछ सकते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री को भी पूछ सकते हैं। 2003 के पहले वो स्थिति नहीं थी। जब 2003 में हमारे महाराष्ट्र में कानून लागू हुआ, तब यहाँ पर थोड़ी हलचल हुई, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आम नागरिक को हम कैसे जवाब दें। उसमें सबसे बड़ी एक दिक्कत थी कि आपको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, एक प्रयोजन था उसमें। मगर मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, यूपीए गवर्नमेंट को आभार मानता हूँ, उन्होंने कई सारे देशों के राइट टू इन्फॉर्मेशन का अध्ययन किया और उसमें अमेंडमेंट करते हुए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 हमारे देश में लागू किया, जिसकी वजह से अब कोई भी आपको नहीं पूछ सकता कि आपको ये जानकारी क्यों चाहिए। जानकारी मतलब क्या? जानकारी मतलब सवाल नहीं होते हैं, कारण किंतु परंतु नहीं होता है। जानकारी मतलब जो सरकार का जो डिपार्टमेंट है, उसके पास जो जानकारी उपलब्ध है, चाहे वो राइटिंग में हो, पेपर्स के माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में हो, उसे हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। कोई भी आम नागरिक 10 रुपया खर्चा करके सवाल पूछ सकता है, इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो ये 30 दिनों के भीतर उसको जवाब देने की आवश्यकता है। तो 30 दिन के भीतर जवाब नहीं दिया, अगर फर्स्ट अपील हुई, सेकेंड अपील हुई, अगर वो जन सूचना अधिकारी दोषी पाया, तो प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से 25,000 का जुर्माना उस पर लग सकता है। ये उस कानून में प्रावधान है। और एक बात बताना चाहता हूँ दर्शकों के लिए, ये कानून इसके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने जो सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगी,
आपको 30 दिनों के भीतर जानकारी देना आवश्यक है। मगर आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो नगर सेवक है, हमारे जो माननीय एमएलए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जब वो सदन में सवाल पूछते हैं तो उसमें कोई नियम नहीं है कि कितने दिनों में जवाब देना है। कई बार 2-2 5-5 साल के बाद जवाब आता है। तो हम भारत के जो नागरिक भाग्यशाली है कि हमें सूचना का अधिकार मिला और 30 दिनों में सूचना देने की गारंटी है। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय संविधान में सूचना का अधिकार पहले से ही अंतर्भूत है, लेकिन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। भले आज कोई भी सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो दावा करती कि आरटीआई हमने लाया, भले ही आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, मगर हमारे भारत के संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसमें लोगों को जानने का अधिकार, पूछने का अधिकार ये पहले से दिया था, उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमें सूचना का अधिकार मिलते मिलते कई साल लग गए। तो हम भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सभी जो संविधान के जो सदस्य हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आपने जो 50 साल पहले जो चीज़ें लिखी थी उसे इम्प्लीमेंट होने होते 50 साल लग गए। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन सरल है, हर एक व्यक्ति को राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। और आप राज्य के मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, किसी भी मंत्री के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। तो आपने बताया कि सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए खर्चा करके हम किसी भी मंत्री, किसी भी मिनिस्टर से सवाल पूछ सकते हैं कि हमारी ये रोड कितने में बनी, या रोड अगर इतना पैसा लगा तो इसमें गड्ढे क्यों हैं, या ये ब्रिज का काम अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी नेता अपने ऊपर सरकार का कितना पैसा खर्चा कर रहा है, बोल सकते हैं कि ये एक्चुअल पावर है जहाँ से इंसान को ये पता चलता है कि हमारा जो टैक्स का पैसा है वो जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं वो कितना अपने पर्सनल लाइफ के लिए उसे यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट। अब ये जो 10 रुपये खर्चा करते हैं इसके बारे में बताइए, 10 रुपये कहाँ पे खर्चा करना है, किसको वो स्टैम्प पेपर भेजना है, लिखना खुद से पेन से लिख देना है या कहीं पे नोटरी करवानी है, ये कैसे आगे का प्रोसेस होता है। देखिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का भी सरल है, आप हाथ से भी लिख सकते हैं। जन सूचना अधिकारी के नाम पर आपको चिट्ठी लिखनी है। जब आप राज्य में, महाराष्ट्र में खासकर जब आपको आरटीआई करनी है तो 10 रुपये की कोर्ट फीस स्टैम्प आपको उसमें संलग्न करनी पड़ती है, जो किसी भी नोटरी के पास या कोर्ट के बाहर मिल जाती है। अगर आपका कार्यालय नज़दीक हो उस जन सूचना अधिकारी के कार्यालय से, तो 10 रुपये जाके आप कैश भी भर सकते हो, बैंकर चेक भी भर सकते हो, डाक भी भर सकते हो, और इंडियन पोस्टल ऑर्डर है उसे भी आप जमा कर सकते हो। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जानकारी मांगनी है तो आपको 10 रुपये की कोर्ट फीस स्टैम्प लगाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर, नकद या बैंकर चेक से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये हो गया ऑफलाइन। आज भारत सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन भी सेवा उपलब्ध कराई है। उसकी एक साइट है राइट टू इन्फॉर्मेशन इंडिया। अगर उस पर जाएंगे तो एक बार आपको फॉर्म भरना पड़ता है, आपका पूरा नाम, पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। फिर हर बार ऑनलाइन से के माध्यम से भी आप आरटीआई फाइल कर सकते हो। उसके 2 फायदे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी सुविधा दी है, जैसा आपका बैंक में लॉकर होता है तो वहाँ पर आपका एक लॉकर खुल जाता है। आपने जीवन में कितनी आरटीआई डाली उसका डाटा वहाँ पर हमेशा उपलब्ध रहता है, उसका जवाब आता है वो भी उपलब्ध होता है। अगर आपने फर्स्ट अपील दायर की वो भी जानकारी आपके पास उपलब्ध होती है। यानी आपको जेरॉक्स करना, डॉक्यूमेंट धोके लेके जाना उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका एक बैंक के अकाउंट की तरह एक आपका अकाउंट खुल जाता है। महाराष्ट्र में भी इसी तरह की ऑनलाइन की सेवा उपलब्ध है। ये सेवा जब आप इस्तेमाल करते हो तो आपको 10 रुपये आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम या जो भी सिस्टम आपके पास उपलब्ध हो उसके माध्यम से आपको 10 रुपये की फीस अदा करनी पड़ती है। ये हुआ आपका इन्फॉर्मेशन मांगने का तरीका। अगर किसी ने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी या जो इन्फॉर्मेशन दी वो गलत थी, मिसगाइडेड करने वाली थी, तो आपको 30 दिनों के भीतर उसके फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर के पास आपको अपील दायर करनी पड़ती है। महाराष्ट्र में उसकी फ़ीस 20 रुपये तय की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस फीस को माफ़ कर दिया है, इट इज़ अ फ्री ऑफ चार्ज। तो आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है। 45 डेज़ में उस फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर को आपकी जो एक प्रकार की जो हियरिंग लेकर डिसीजन लेना पड़ता है। अगर उसने हियरिंग नहीं ली या जो हियरिंग लेने के बाद ऑर्डर पास किया उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो आपके पास 90 दिन होते हैं उस ऑर्डर आने के बाद आप सेकेंड अपील कर सकते हो। महाराष्ट्र में जो हमारा जो मंत्रालय के सामने जो महाराष्ट्र सूचना आयोग बनाया गया है वहाँ पर चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर बैठते हैं। जैसा कि आप अभी जो कोकण खंडपीठ अलग है, नासिक खंडपीठ अलग है, औरंगाबाद खंडपीठ अलग है, नागपुर अलग है। जो हमारे सरकार ने लोगों की सुविधाओं के लिए उस
विभागीय कार्यालय में खंडपीठ की स्थापना की है ताकि नागपुर का आदमी मुंबई नहीं आ सके तकलीफ लेकर, वहीं पर आप सेकेंड अपील दायर कीजिए। तो सेकेंड अपील जब आपकी होती है, वहाँ पर जो सूचना आयुक्त होते हैं वो दोनों पक्षों को बुलाकर हियरिंग लेते हैं, सूचना आपको दी जाती है। अगर उनको पता चला कि जन सूचना अधिकारी ने गलती की है, जानबूझ के नहीं दिया है, तो उनके पास पावर होता है कि उसको दंडित करे। तो प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से मैक्सिमम 25,000 उसको फाइन लग सकता है, ताकि भविष्य में इस तरह की गलती न करे। यानी जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील अधिकारी, काफ़ी सरल स्टेप है। आपको सिर्फ 10 रुपये में या मैक्सिमम 20 रुपये में आप पूरी सरकार से उसके काम का ब्यौरा ले सकते हो। प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं मैं आपका प्रधान सेवक हूँ। आपने जितना मुझे बताया तो ये समझ में आया कि एक्चुअली जनता जो है मालिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मालिक जनता है, लेकिन जनता को यही नहीं पता कि मुझे सवाल कैसे पूछना है, किस बारे में पूछना है, उसे ये तरीका नहीं पता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ें छिपा करके रखी गई हैं? अगर कोई कुछ सीखना चाहे तो क्या इसके बारे में ईजिली कहीं पे सीख सकता है? ऐसा कुछ आपको लगता है? निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए कि चाहे वो शिक्षित हो या निरक्षर हो, सूचना अधिकार में ये भी प्रावधान किया गया है, जो जन सूचना अधिकारी होता है, जो लोग उनके पास आएंगे जिनको समझ नहीं है, जिन्हें पता नहीं कि आरटीआई कैसे लिखे, तो उसमें प्रावधान किया गया है कि जन सूचना अधिकारी उसको बताए, एप्लीकेशन लिख के भी देते हैं लोग, नंबर 1। नंबर 2, जो यूट्यूब में अगर आप जाएंगे तो कई सारे जो पूरे देश के एक्टिविस्ट हैं, जो लोगों की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने अलग अलग यूट्यूब में बताया कि कैसे एप्लीकेशन करें, कैसे फेस करें। जैसे कि बम्बई में सबसे बड़ी एक एनजीओ काम करती है, मनी लाइफ फाउंडेशन, उसकी जो सर्वे सर्वा पद्मश्री सुचेता दलाल, जिन्होंने हर्षद मेहता का स्कैंडल ओपन किया था, उन्हें पद्मश्री मिली। पिछले कई सालों से बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी अपेक्षा, उन लोगों ने कई लोगों को मदद करने का काम किया है, कई सारे एक्टिविस्ट बनाए हैं। हाल ही में मुंबई में जो सबसे बड़ा हमारे देश में पिछले दिनों एक इशू हुआ था, इलेक्टोरल बॉन्ड, उसे एक्सपोज करने वाले थे जो नेवी के एक्स अधिकारी लोकेश बत्रा। तो मुंबई में मनी लाइफ फाउंडेशन की तरफ से उनका सत्कार भी किया गया। जिसको सीखना है, जिसको समझना है, जिसको व्यवहारिक तौर पर काम करना है, उसके लिए कई सारे प्लेटफॉर्म खुले हैं। दूसरी बात है कि जब आरटीआई आप करते हो, जैसा कि आपने जो एक सवाल पूछा कि क्या पूछना है, सवाल मत पूछिए, किंतु परंतु मत पूछिए। जैसे कि आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मथुरा में वहाँ के महानगर पालिका, जो नगर पालिका है, वहाँ पर एक बंदे ने आरटीआई की कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ है उसका बर्थ सर्टिफिकेट हमको दिया जाए। अब सोचिए कि इस तरह की चीज़ें जो होती है वो तो रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं होती, बिल्कुल। तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो जो रिकॉर्ड पर जो जानकारी उपलब्ध है, जो डॉक्यूमेंट के आधार पर है, जैसे कि आपने एक चीज़ बताई कि ये जो सड़क का काम चल रहा है, कोई फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तो आप सिंपल पूछ सकते हो राइट टू इन्फॉर्मेशन में, इस काम की जो वर्क ऑर्डर है वो हमें दी जाए। आपने डॉक्यूमेंट मांगा है, उसको नकार नहीं कर सकता है। व्हाट इज़ वर्क ऑर्डर में क्या होता है? वर्क ऑर्डर वो होती है जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट को काम दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को, तो वर्क ऑर्डर में उसका नाम होता है, उस काम की कीमत होती है, काम का ब्यौरा होता है, कब काम शुरू करना, कब काम खत्म करना, इसकी जानकारी होती है। यानी आपके एक कागज़ में आपको 6 जानकारी आसानी से मिल सकती है। लोग क्या करते हैं, एक काम कब शुरू हुआ, कब पूर्ण होगा, जब आप सवाल पूछोगे तो जानकारी देना आवश्यक नहीं है। अगर आपने डॉक्यूमेंट मांगा तो लोगों को डॉक्यूमेंट मांगना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट ही आधार बनता है। तो आज देश में कई सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, जैसे मुंबई में मनी लाइफ है, जो पुणे में सजग नागरिक मंच है, हर जगह पर अलग अलग लोग काम कर रहे हैं लोगों के हित के लिए। लेकिन लोगों की दिक्कत क्या है, हर एक को लगता है कि मेरा काम अनिल गलगली करे, मेरा काम शुक्ला जी करे, मेरा काम साल्वे जी करे। लोग खुद आगे नहीं आते। ये सब जो चीज़ें हैं, लोगों को स्वयं उसका अनुभव लेना चाहिए, स्वयं काम करना चाहिए। जब आप स्वयं करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे और आपको जानकारी मिलेगी। दूसरे के कंधों पर आप बंदूक रखकर कब तक चलाओगे? तो लोगों को अपना एक नज़रिया बदलने की आवश्यकता है। आज देश में प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, हर एक व्यक्ति, कुछ लोगों के कुछ उसमें मतांतर हो सकते हैं, मगर हर एक व्यक्ति राज्य और देश के हित के लिए काम करता है। योजनाएं लोगों के लिए होती है, और योजनाएं गलत है कि सही है, जब आप डॉक्यूमेंट प्राप्त करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तब आपको पता चलेगा। तो हर एक व्यक्ति को हर एक चीज़ को लेकर थोड़ा सजग होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। आप सवाल मत पूछिए आरटीआई में, आप डॉक्यूमेंट मांगिए,
तो निश्चित तौर पर आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे। दूसरी बात कि आज हमारे देश में डिजिटल इंडिया चल रहा है, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जब भी कोई कानून बनता है, कोई नई पॉलिसी बनती है, तो 48 आवर्स में उसके वेबसाइट पर उसे अपलोड किया जाता है। तो हमें जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, आपको शाम को थोड़ा वक्त होगा, जैसे हम ट्विटर पर काम करते हैं, सोशल मीडिया में काम करते हैं, व्हाट्सएप में चैटिंग करते हैं, अगर हर एक व्यक्ति ने अपने जीवन के 1 घंटे हर शाम को या 10 मिनट थोड़ा सा दिया, गवर्नमेंट के जीआर ने क्या है, हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग साइट है, उस पर जाकर आप चेक कर सकते हो कि बाल विकास ने आज क्या जीआर निकाला है, होम डिपार्टमेंट ने क्या जीआर निकाला है, क्योंकि जीआर ये सरकार का अधिकृत होता है, उसी जीआर के आधार पर काम होता है। जैसे अभी लाडली बहन की योजना चल रही है, लोगों के मन में शंका है, आपको शंका है तो आप बाल विकास विभाग से संपर्क कीजिए, डॉक्यूमेंट मांगिए, डॉक्यूमेंट का अध्ययन कीजिए, तो निश्चित तौर पर आपको जो भी संभ्रम होगा आपका दूर होगा। तो लोगों को एक पहल आगे जाकर थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है, थोड़ा समय देने की आवश्यकता है, ताकि जो हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, जो सरकार भी संविधान के तहत चलती है, जो नए नए कानून बनते हैं, उसकी जानकारी आपको होगी, तो निश्चित तौर पर आपको किसी नगर सेवक, एमएलए, एमपी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये आरटीआई जो डालने की बात बता रहे आप, सीखा जा सकता है, नो डाउट सीखा जा सकता है, लेकिन 2005 से है ये प्रॉब्लम। मैंने भी बहुत फेस करी, लेकिन मैंने आज तक एक भी आरटीआई कभी भी किसी के खिलाफ नहीं डाली, क्योंकि मैंने ट्राई भी नहीं किया और सीखा भी नहीं। अब तक आपने कितनी आरटीआई फाइल करी हुई है? देखिए कि जो हमारा काम है, एक कंटिन्यू जो एक व्रत के तौर पर हम लोग काम करते हैं, तो कितने आरटीआई डाली तो उसका कभी हमने गिनती रखी नहीं, हज़ारों की संख्या में होगा, क्योंकि जब हम गिनना शुरू करेंगे तो अपना काम रुक जाएगा। जो व्यक्ति गिनती नहीं करता है वही आगे बढ़ता है। तो आरटीआई तो हमने हज़ारों डाली है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यूपी गवर्नमेंट हो, बिहार गवर्नमेंट हो, महाराष्ट्र में तो हम लोग काम कर रहे हैं। आरटीआई कितनी डाली उससे अधिक है कि हमने कितने लोगों को प्रशिक्षित किया, कितने लोगों तक आरटीआई को पहुँचाया। आज महाराष्ट्र में हम लोग कई सारे ग्रामीण इलाकों में भी जाते हैं ताकि लोग प्रशिक्षित हों। कई बार 100 की संख्या होती है, कई बार 500 की संख्या होती है, कई बार 40 की संख्या होती है, लेकिन अगर एक भी व्यक्ति उस प्रशिक्षण से के माध्यम से सीख लेता है, फिर वो कई लोगों को सिखा सकता है, क्योंकि नॉलेज है ये बांटने से बढ़ता है, आपके पास रखने से नहीं होता है। तो निश्चित तौर पर आरटीआई एक बहुत बड़ा मिशन है। सरकार ने हमें जो कानून दिया है, जो अधिकार दिए हैं, तो निश्चित तौर पर हमें हर व्यक्ति तक उसे पहुंचाने की आवश्यकता है। जैसा कि आपने कहा कि नगर सेवक, आमदार और खासदार, आपको क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आपको आपके अधिकार की जानकारी नहीं है। जितना आपको अपने अधिकार की जानकारी होगी तो निश्चित तौर पर आप किसी के पास नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज जो एमएलए, एमपी और नगर सेवक का एक फंड होता है। आज अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं, चाहे मुंबई महानगर पालिका, ठाणे महानगर पालिका, नई मुंबई महानगर पालिका, आपकी वसई विरार महापालिका, मीरा भाईंदर महापालिका, नगर सेवक कहाँ पर है? 2 साल से कहीं पर भी नगर सेवक नहीं है। कोई काम रुका है क्या आज तक? काम कौन कर रहा है? सरकारी बाबू। काम का फॉलोअप कौन कर रहे हैं? आम नागरिक। तो मेरा ये मानना है कि अगर आम नागरिक थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं, तो उसे किसी नगर सेवक के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सरकार का एक काम है, सरकारी बाबू का काम है कि अनिल गलगली ने या किसी ने वहाँ पर एप्लीकेशन दिया तो उसे 7 दिनों के भीतर उस पर कार्रवाई करनी है। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा हूँ, ये आरटीएस, राइट टू सर्विस, जो एक्ट 2005 में लागू हुआ है। अगर आपने किसी भी सरकारी बाबू को एप्लीकेशन किया तो विद इन 7 डेज उसको उसका रिप्लाई देना है। और उसके विभाग में वो शिकायत नहीं है तो दूसरे विभाग को उसको ट्रांसफ़र करनी है। अगर उसने 3 महीने में कार्रवाई नहीं की, अगर मैंने उसके खिलाफ शिकायत की राइट टू सर्विस में, मैं आरटीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, ये और एक कानून है सरकार ने दी है, तो उस व्यक्ति को प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना हो सकता है। और पाया गया कि अनिल गलगली की शिकायत को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, काम नहीं किया, मतलब नज़रअंदाज किया। यानी हमारे पास कई सारे अधिकार है, सिटीजन चार्टर है, कई सारे कानून हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप सक्षम हो, आप थोड़े भी पढ़े लिखे हो, आप थोड़ा कोशिश कीजिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ऐसा हमने कई बार सुना है। मगर जब हम प्रैक्टिकल लेवल में काम करेंगे, आप एक बार धक्का खाएंगे, 2 बार धक्का खाएंगे। जब मैंने 16 साल की उम्र में इस तरह का सोशल वर्क शुरू किया तो मुझे भी 6-8 महीने में स्ट्रगल करना पड़ा।
पहचान बनाने में समय लगा, लेकिन जब सामने वाले व्यक्ति को पता चला कि ये बंदा ना हमें छोड़ेगा, छुड़वा देगा, कहीं ना कहीं तो आपको एक मैसेज देने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं सबसे पहला बताता हूँ कि भारतीय संविधान, साल में एक बार हम लोग संविधान दिन मनाते हैं। मेरा मानना है कि जो हमारे जो धर्म ग्रंथ है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, मैं किसी व्यक्ति की, किसी धर्म की, किसी जाति की बात नहीं करता हूँ, आप अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए, आपके संस्कारों का अनुपालन कीजिए। मगर जिस कानून के तहत, जिस संविधान के तहत हमारा देश चल रहा है, लोकतंत्र चल रहा है, उसे भी पढ़ने की, समझने की आवश्यकता है। अगर आपने संविधान को पढ़ लिया तो आप सक्षम हो गए। आपने संविधान को जाना, आप अपने अधिकार को जानोगे। आपने संविधान को पूरी तरह पढ़ लिया तो आपको किसी एमएलए एमपी की आवश्यकता नहीं बनेगी, क्योंकि उसी संविधान के तहत, लोकतंत्र के तहत इन लोगों का चयन हम वोटों के माध्यम से करते हैं। आज जैसे महानगर पालिका के कमिश्नर है, एक छोटा कर्मचारी है, माननीय प्रधानमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री है, इनको वेतन कौन देता है? हमारे टैक्स के पैसे से वेतन देते हैं। अब सवाल होता है कि कई लोग टैक्स नहीं भरते, ये सबसे शून्य वाला सवाल है। कोई डायरेक्ट टैक्स देता है, कोई इनडायरेक्ट टैक्स देता है। जैसे हमने छोटा बिस्कुट का पॉकेट खरीदा 5 रुपये वाला, उसमें भी टैक्स इंक्लूड होता है। हम जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं, जब हम बिजली का बिल भरते हैं तो उसमें सरकारी टैक्स भी हम अलग से भरते हैं, जिसे जीएसटी बोलते हैं। जैसा कि बिजली में जो एक अलग टैक्स होता है। अच्छा। तो हर एक व्यक्ति कई प्रकार के टैक्स भरता है। तो हमारे टैक्स के पैसे से हम उनको वेतन दे रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे से सरकार चल रही है, हमारे टैक्स के पैसे से पूरा देश चल रहा है, तो हम क्यों उस अधिकार से वंचित हैं? तो हमें भी थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अगर हमने थोड़ा भी समझा, थोड़ा भी समझ लिया, तो निश्चित तौर पर आप किसी एमएलए एमपी से कम पावरफुल साबित नहीं होंगे। एज अ कॉमन मैन, आम जनता की तरह अगर मैं सोचूं, आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे वो हनुमान जी जो है समुंदर किनारे, और लंका में उनको जाना था, अब इतना बड़ा समुंदर था, तो अब वो बोले कैसे जाऊंगा? तब जामवंत जी उनको बताते हैं, भैया तुम कौन हो? तुम तो एक छलांग मारोगे उस पार चले जाओगे। जो रियल पावर आप जगा रहे हो, जनता के पास जो पावर है उसे पता ही नहीं है। जैसे जिस टाइम पे हनुमान जी को ये नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या पावर है, अब वो पावर आम जनता की जगा रहे हैं। और आपकी इन पावर को सीख के मुझे लगता है हर कोई हनुमान बन सकता है, जो कि हर एक काम कर सकता है। उनके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं थी। तो हर कोई अनिल गलगली बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ राइट सवाल पूछ के। अक्सर जब हम लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता, या बोल सकते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि हम लोग कैसे किसी भी मंत्री मिनिस्टर से लड़े। देखिए, लोगों की एक बहुत ही छोटी सी ज़रूरतें होती है, रोटी कपड़ा मकान। आजकल एक चीज़ होगी भी, सड़क मिल जाए, मुझे अच्छी सड़क मिल जाए, इतना ही लोगों को चाहिए होता है। बाकी कोई नहीं चाहता कि कोई मंत्री मिनिस्टर हमारा घर चलाए, हमें खाने को देगा। अपनी मेहनत से इंसान खाता है। जो बेसिक है कि चलने के लिए सड़क मिल जाए, बाकी तो अपना कमाएगा और खाएगा। सड़क बनाने के लिए काफ़ी ज़ोरों से काम चल रहा है, लेकिन ये काम जो है न जाने कब से चल रहा है। मैं छोटा था, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था, तब से ये काम मैं देख रहा हूँ, चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। और आज भी हालत वैसे ही है। एक ब्रिज बन गया, ये हो गया, गड्ढे उड्ढे सब वहीं के वहीं हैं। कभी ये रोड खोद के दूसरी बनाते, फिर उसको खोदते, यही चलता रहता है। कभी रोड बना दिया, डिवाइडर नहीं, फिर उसको तोड़ के डिवाइडर बनाया। ये हमेशा तब से यही चलता आ रहा है। ये कब खत्म होगा ऐसा? आज आप मुंबई में हो, मुंबई माया नगरी है। सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन मुंबई में रहते हैं। क्या मुंबई की सड़क 100% ओके है? अगर मुंबई की सड़क ओके नहीं है, तो सोचिए गांव में ये जो पूरा भारत है, 80% लोग तो गांव से जुड़ के भारत बना हुआ है। उन लोगों को कब ये फैसिलिटी मिलेगी? देखिए कि जो सरकारी काम होता है, जो व्यवस्था है, जो स्टेप बाय स्टेप होती है। जैसे मुंबई की जो सड़कें भी है, कई जगह पर सीमेंट कंक्रीटीकरण है, कहीं पर डामरीकरण है, कहीं पर उन्होंने जो सड़कें ठीक ढंग से भी आज भी नहीं है। तो एक पंचवार्षिक कार्यक्रम होता है। जैसे कि हमारे देश को आज़ादी मिली, तब से आज तक व्यवस्थाएं बदली है, सिस्टम बदला है, पर काम का तरीका वही है। अगर हम विदेश में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये व्यवस्था नहीं दिखेगी, क्योंकि वहाँ की व्यवस्थाएं अलग है। हमारे जो भारत में महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर राज्य व्यवस्था के साथ जो एक प्रकार का जो अफसरशाही जो है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जिस तरह से हमारा, चाहे वो मुंबई महानगर हो,
अभी इसको हम लोग MMR कहते हैं, मुंबई महानगर क्षेत्र, वसई विरार हो, मीरा भाईंदर हो, सभी MMR में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उन्हें सभी जगह पर एक साथ तो आप काम नहीं कर सकते हो। तो आज हर एक सड़क की जो गारंटी होती है 5 साल की होती है, 10 साल की होती है। 10 साल के बाद वापस उस सड़क की आपको खुदाई करनी है, मरम्मत करनी है, क्योंकि कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। विदेश की बात करेंगे तो विदेश हमारे से काफ़ी आगे है। चाइना की बात करें, जापान की बात करें, हांगकांग की बात करें, दुबई की बात तो करें। दुबई की बात करें, वहाँ पर एक व्यवस्था अलग है। तो कहीं ना कहीं तो ये जो व्यवस्था है निरंतर चलेगी। सिर्फ हमारा इतना नहीं काम होगा, हम जिस इलाके में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस प्रीमाइसेस में रहते हैं, तो हर एक व्यक्ति ने एक मूवमेंट तैयार करके, एक प्रेशर ग्रुप बनाकर, एक NGO बनाकर वहाँ के प्रशासन को लगातार संपर्क कर वहाँ पर प्रेशर बनाया, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर काम हो सकता है। जैसे भी आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि जैसे आपने ये भी कहा कि आम आदमी क्या कर सकता है। मुंबई में पहचान नाम की एक संस्था है, उसके जो चीफ है ब्रजेश आर्य, जो सड़क पर रहते बेघर लोग, जिनका कोई नहीं होता, उनके लिए काम करते हैं। कई बार हम लोग भी थोड़ा सा उसमें उनको मदद करते हैं। तो हमने बीच में राइट टू इन्फॉर्मेशन का सेशन उनके लिए भी रखा, जो सड़क पर रहने वाले लोग हैं, जो बेघर है, जिनका कोई नहीं है, तो उनको हमने राशन कार्ड दिलवाया, उनको मतदान कार्ड दिलवाया। अभी उनके लिए जो अलग अलग सरकार की योजना है उस पर काम चल रहा है। यानी सड़क पर रहने वाला आदमी जिसका कोई घर नहीं है मुंबई में, वो व्यक्ति भी राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा है। सर, ये किसकी फेलियर है? अगर कोई आदमी सड़क पे रह रहा है, उसके पास घर नहीं है, तो वे उस आदमी की फेलियर है, उसके माँ बाप की फेलियर है, या गवर्नमेंट की फेलियर, किसकी फेलियर है? देखिए, मैंने आपको कहा कि व्यवस्था की ये फेल्यूर हमेशा क्यों रहेगी? क्योंकि व्यवस्था में जो अधिकारी है, हर एक व्यक्ति उसी सोच का नहीं होता। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया कि जो हर 1 लाख के पीछे आपको एक शेल्टर होम बनाना है। मुंबई में हमको 125 शेल्टर होम बनाने हैं, दुर्भाग्य से आज तक नहीं बन पाए। उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर देने की घोषणा हुई, उस पर ही काम नहीं हो रहा है। ये तो व्यवस्था की फेल्यूर है। मगर हम व्यवस्था को कब तक जिम्मेदार मानेंगे? एज ए नागरिक, एज ए NGO, एज ए एक प्रकार का एक पॉलिटिकल सिस्टम चलाने वाले लोग, उन्हें भी उस सरकार पर लगातार दबाव बनाना चाहिए कि आप फेल्योर हो चुके हो। कोई ना कोई तो उन्हें बताने वाला भी व्यक्ति इस समाज में चाहिए। हम चुप बैठेंगे कि ये मैं नगर सेवक नहीं, मैं MLA नहीं, मैं क्यों करूं, मैं मेरा समय क्यों खराब करूं, मैं आगे क्यों आयूँ, तो कहीं ना कहीं तो ये हमारे भी फेल्योर है। जब व्यवस्था काम नहीं करती तो उस व्यवस्था के लिए आपको दूसरी व्यवस्था खड़ी करनी पड़ती है। जैसा आपने पहले कहा कि हनुमान जी का आपने उदाहरण दिया, हनुमान जी को पता नहीं था हमारी शक्ति क्या है। जब जाम्बुवंत ने उनको बताया कि आपके पास ये शक्ति है, तब उन्होंने छलांग लगाई जी। और वो लंका पहुंच गए। तो हमें हर एक व्यक्ति को जाम्बुवंत बनने की आवश्यकता है। समाज के हर एक व्यक्ति को, जो नींद में है, जो सोया हुआ है, जो संपूर्ण परिपूर्ण है, जो संपूर्ण नहीं है, अव्यवस्था में है। क्योंकि जब भी कोई नई क्रांति आती है, नया परिवर्तन आता है, तो निश्चित तौर पर उसमें कई सारे हनुमान की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें उन हनुमानों को जगाने की आवश्यकता है, उस आम आदमी को जगाने की आवश्यकता है जिसके पास अगणित अधिकार भी है, शक्तियाँ भी है, उसे जानने की कोशिश करने की आवश्यकता है। तो उसी के लिए मेरा कहना है कि हम व्यवस्था, सरकारी जो अधिकारी, सरकारी सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम को जब दोष देना बंद करेंगे तब काम शुरू होगा। आज हमें क्या है कि हम पंचायत करते हैं, किसी नाके पर बैठते हैं, किसी कार्यालय में बैठकर हम सरकार को के दोष गिनाते हैं, लेकिन जब आप किसी को एक उंगली उठाते हो तो 4 उंगलियां हमारे पास भी होती है। तो हमें अभी एक नया परिवर्तन की आवश्यकता है। आज जो विदेशों में वो देश आगे क्यों गए, वहाँ की सरकारें भी अच्छा काम कर रही है, कई जगह अच्छा काम नहीं कर रही है, लेकिन वहाँ पर एक प्रेशर ग्रुप है जो कंटिन्यू उन्हें बताता है कि आपके क्या काम है, आपको हमने किस लिए चुना। अगर मैं आपके माध्यम से लोगों को सवाल पूछता हूँ कि आपने मतदान का अधिकार किया, कई लोग करते, कई लोग नहीं करते, मगर आपने कितनी बार उस नगर सेवक, MLA, MP के पास गए अपने अपने काम को लेकर नहीं, सामाजिक काम को लेकर? मेरा व्यक्तिगत काम होगा तो मैं निश्चित तौर पर जाऊँगा, 10 बार चक्कर करूँगा, मगर जो सामाजिक दायित्व हमारा है वो उसे भी कहीं ना कहीं तो अमल में लाने की आवश्यकता है। हर एक नागरिक को सजग होने की आवश्यकता है। हर बार सरकार को, सिस्टम को दोष देके नहीं चलेगा। मैं खुद इसके विपरीत हूँ। अगर कोई चीज़ नहीं होती है तो मैं खुद उसका फॉलोअप करता हूँ। जैसे उदाहरण बताता हूँ, कल मैं बेलापुर गया था, वहाँ पर बेलापुर रेलवे स्टेशन के बाहर पर एक ड्रेनेज लाइन खुली थी। मैंने इसकी फ़ोटो ली, मैं आज ट्वीट करूँगा।
संबंधित डिपार्टमेंट को बताऊंगा कि भाई साहब ये ड्रेनेज लाइन खुली है, इसे बंद कीजिए। अगर मैंने सोचा कि मैं क्यों करूं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं तो बच गया उस ड्रेनेज लाइन में गिरने से, कल कोई और व्यक्ति गिर सकता है। तो कहीं ना कहीं तो समाज के हर एक व्यक्ति को हर चीज़ सरकार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें अनिल गलगली जी, आपके ट्विटर में लाखों फॉलोअर्स होंगे, आपकी बात सुनी जाएगी। एक आम आदमी जो कि इतना ज़्यादा यूज ही नहीं कर रहा है तो उसके जानने पहचानने वाले ही उसके सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, वो गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचे और उसकी बात को कौन सुनता है? हकीकत, ज़मीनी हकीकत पे अगर देखा जाए तो इतना आसान नहीं कि एक आम आदमी कुछ भी डाल देगा और गवर्नमेंट एक्टिव, अरे इसको परेशानी हो गई फटाफट ड्रेनेज लाइन को बंद कर दो, ऐसा होता नहीं है। हाँ, अनिल गलगली अगर कुछ डालते हैं तो डेफिनेटली एक्शन होगा, लेकिन हर कोई तो अनिल गलगली अभी बन नहीं जाएगा। आपने कितना संघर्ष किया, आपने बताया कि आप 16 साल की उम्र से इस फील्ड में आए और बहुत कुछ आपने देखा होगा। शायद हो सकता है कि आपने इतनी आरटीआई भी आपको काउंट भी नहीं पता है, तो कई लोग तो जान की मारने की धमकी भी आई होंगी, ऐसा भी हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसे भी केसेस आपके साथ हुए होंगे। देखिए कि दो बातें, सबसे पहले आपने जो सवाल पूछा, ट्विटर एक ऐसा माध्यम है, क्योंकि आज मुंबई जैसे शहर में मैं देखता हूँ कि वहाँ पर माई BMC ट्विटर हैंडल है, उन्होंने 24 जो वार्ड है हर जगह पर ट्विटर हैंडल है। अगर आम नागरिक भी उसकी शिकायत करता है 24 आवर्स में उसका भी निराकरण होता है, क्योंकि ट्विटर माध्यम से शिकायत को निराकरण करने की एक नई सिस्टम ईजाद हो चुकी है। चाहे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हो, कोशिश करने की आवश्यकता है। अगर हमने कोशिश नहीं की, हमने सोचा कि मेरे ट्विटर से क्या होगा, मेरे पोस्ट से क्या होगा, ये जो नकारात्मक जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं तो उससे अपने को बचने की आवश्यकता है। दूसरी बात कि जब आरटीआई करते वक्त दो चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे आपने पूछा कि धमकी आई कि नहीं आपको, मतलब सौभाग्य कि आज तक किसी ने हमको धमकी देने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा जनहित कामों को टॉप प्रायोरिटी पर रखा। जब भी हमको कोई आरटीआई में जानकारी मिलती है तो हम ताबड़तोड़ उस डिपार्टमेंट को उसकी कंप्लेंट करते हैं, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से उसको ऑनलाइन पब्लिश करते हैं, मेरे ब्लॉग्स भी है, ब्लॉग के माध्यम से उसको पब्लिश करते हैं। क्योंकि समझो मैंने शुक्ला जी की आरटीआई निकाली, शुक्ला जी मेरे आरटीआई से अहित हो सकते हैं। शुक्ला जी ने सोचा कि मैं अनिल गलगली को ठीक कर दूंगा, और जब उन्हें पता चलता कि अनिल गलगली ने सारी चीज़ों को ऑनलाइन पोर्टल पर डाल दिया है, तो उन्हें पता चलता कि कल मैंने अनिल गलगली का अहित किया तो सबसे पहला नाम मेरा ही आएगा। तो शुक्ला जी 2 कदम पीछे हटते हैं। तो मेरा मानना है कि चाहे सामाजिक आदमी हो। लेकिन सर, शुक्ला जी पीछे आ जाते हैं, शुक्ला जी के साथ हजारों लोग हैं। जब किसी बड़े आदमी को आप तकलीफ दोगे तो बड़ा आदमी डायरेक्ट अटैक तो नहीं करेगा, लेकिन किसी से तो करवा सकता है। ऐसा कभी आपके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ है कि डायरेक्ट आपने किसी के खिलाफ, या कुछ ऐसा, एक रोड का टेंडर किसका निकला या ब्रिज किसका पास हुआ, आपने एक आरटीआई मारी और इनडायरेक्टली आपके ऊपर कुछ भी एक्शन लिया गया और आपको ऐसा लगा कि शायद उसकी वजह से हो सकता है, ऐसा कोई केस? नहीं, अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया। लोग फ़ोन करते हैं कि ज़रा इन्हें मदद कीजिए, हमारे लोग हैं। तो ये आपके सदैव एक बुद्धि पर डिपेंड होता है कि जो व्यक्ति फ़ोन करता है आपको उससे कैसा डील करना है। अगर आप उसके चक्रव्यूह में फंस गए तो कोई नहीं बच सकता है, उस चक्रव्यूह से निकलना ही आवश्यक है। तब तो महाराष्ट्र के बहुत सीधे लोग हैं। अगर कहीं आपने यूपी वगैरह में ऐसे आरटीआई मारी तो वहाँ तो नहीं, वहाँ पर भी देखिए, तो मेरा मानना है कि मेरा पहले से यही मानना है कि अगर आप आरटीआई करते हो तो उसको पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश कीजिए। जिस दिन आप वो चीज़ों को पब्लिक डोमेन में लाएंगे, ऑनलाइन करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो हमले की संख्या हो या आपके खिलाफ सोचने की जो मानसिकता हो उसमें गिरावट आ सकती है। तो जो चीज़ आपने एक्सपोज की है जिससे कोई हार्मफुल हो सकता है, उसे तो पता चलता है कि ये चीज़ पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति भी सोचेगा। तो मेरा मानना है कि देखो, जीवन और जो मृत्यु, जीवन भी इंसान को एक ही बार मिलता है, मौत भी आपको एक बार मिलेगी। जब आपकी मौत होगी तो निश्चित तौर पर आपकी मौत आएगी। आदमी जीवन में एक ही बार मरता है, 2 बार कभी कोई व्यक्ति आज तक मरा नहीं। तो आरटीआई ऐसी फील्ड है, समाज सेवा ऐसी फील्ड है, आपके दुश्मन कितने हैं इसे आपको भी जानकारी नहीं होगी, वो दुश्मन क्या कर सकते हैं इसकी भी आपको जानकारी नहीं होगी। आपको सजग रहना है, सतर्क रहना है और उस चक्रव्यूह को भेदना है, जो चक्रव्यूह आपको मोह हो, माया हो या किसी भी चंगुल में फंसा सकता है। जिस दिन आप इस चीज़ को समझेंगे तो निश्चित तौर पर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ भी नहीं बोलेगा, ना आप पर अटैक करने की कोशिश भी करेगा। आपने जीवन और मृत्यु की बात करी है। सबसे ज़्यादा मौतें जो है रोड एक्सीडेंट की वजह से लोगों की होती हैं। ना वो कैंसर से मरते हैं, ना किसी बीमारी से मरते हैं, सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट की वजह से मरते हैं। इसको कैसे रोका जा सकता है या कैसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है?
देखिए कि रोड एक्सीडेंट का अगर आपने पूरा ब्यौरा पढ़ा, बीच में एमएमआर क्षेत्र में भी दुर्घटनाओं को लेकर, या जो हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी दुर्घटनाओं को लेकर रिपोर्ट पब्लिश करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसकी रिपोर्ट पब्लिश करती है। अगर उसमें देखें तो कुछ हद तक सरकार भी जिम्मेदार है कि सड़कें आज हमारे देश में समान नहीं है, अप डाउन है, कई बार गड्ढे हैं, कई बार एकदम नीचे डाउन हो जाती है। तो निश्चित तौर पर ये सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, जो हमारे वाहन चालक है, कई सारी चीज़ें कि लोग ड्रंक एंड ड्राइव करते हैं, उसमें मौत होती है। जो स्पीड को लेकर, जैसे कि आज समृद्धि महामार्ग, हम भी उस समृद्धि महामार्ग से हमने 2-4 बार यात्रा की, आज तक हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ कि हमने उस लिमिट को पार नहीं किया। जब आप किसी लिमिट को तोड़ते हो, किसी दायरे को तोड़ते हो, तो निश्चित तौर पर वो भी एक्सीडेंट होता है। लोग गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हैं, उससे भी एक्सीडेंट होता है। तो सरकार भी उतनी जिम्मेदार है रह वाहन चालक, क्योंकि कई सारी दुर्घटनाएं हमारी वजह से नहीं होती है, सरकार के द्वारा प्रायोजित होती है। जैसे कि सड़कों की हालत ख़राब है या किसी दूसरे ड्राइवर की गलतियों से भी दुर्घटना होती है। मगर हमें सड़क पर जब हम चलते हैं तो गाड़ी का स्पीड, मोबाइल पर बात नहीं करना, हंसी मजाक नहीं करना, गाड़ी चलाते वक्त सीरियसली करेंगे तो निश्चित तौर पर, क्योंकि ये चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस सरकार की रिपोर्ट में पब्लिश है, जो रिपोर्ट सरकार हर साल पब्लिश करती है। बीच में हमारे जो माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी कई चीज़ों को लेकर सरकार को भी जिम्मेदार माना है, कई जगह पर वाहन चालकों को जिम्मेदार माना है। तो ये दोनों तरफ से है कि दोनों की जिम्मेदारी है कि जब सड़क पर आप गाड़ियाँ चलाते हो तो आपको सतर्क रहना है। जो सरकार ने जो नियम बनाए हैं, चाहे स्पीड को लेकर या जो अलग नियम है, उसका आप अनुपालन करते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो महाराष्ट्र में और पूरे देश में जो सड़क दुर्घटना में मरने वालों की जो संख्या है, उसमें निश्चित तौर पर गिरावट आ सकती है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं, मैंने आज तक ना कभी मोटरसाइकिल चलाई है, ना गाड़ी चलाई है, ना मैंने कोशिश की है। हम उस वाहन चालक, उस सारथी पर ही निर्भर है जो गाड़ी चलाता है। और जब भी आप गाड़ी चलाते हो, उसमें और एक चीज़ अपनी अच्छी बताइए, जब आप गाड़ी कोई चलाता है तो उसके बगल में बैठने वाला व्यक्ति सोना नहीं चाहिए। कई सारे एक्सीडेंट उससे भी होते हैं, ड्राइवर को भी उसकी वजह से नींद लगती है। जो वाहन चालक होता है उसको आप अधिकार दीजिए, लेकिन उस अधिकार का अगर उसने उल्लंघन करता है तो उसे रोकने की भी कोशिश कीजिए। आज सबसे ज़्यादा जो मुंबई में, मैं मुंबई पुलिस और जो हमारे ट्रैफिक पुलिस का आभार मानता हूँ कि ड्रंक एंड ड्राइविंग की जो मूवमेंट चालू करने के बाद पिछले कई सालों से जो दारू पीकर होने वाली दुर्घटनाओं में गिरावट आई है। लेकिन ये कोरोना के बाद, तो पहले क्या होता था कि पुलिस वालों के पास एक डिवाइस होती थी जिसे वो बोलते थे कि इस पर चेक कर लो, ड्रिंक एंड ड्राइव पता चल जाता था। बट आफ्टर कोरोना तो वो यूज करना आई थिंक बंद ही हो गया, क्योंकि मैं तो अब सड़कों में आना जाना सब कुछ चलता है। अभी तक कोरोना के बाद ऐसा कुछ भी टेस्ट नहीं हो रहा है। नहीं, मैंने खुद पिछले दिनों देखा कि हमारी जो मुंबई पुलिस और जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट को तो एक टास्क दिया होता है, लेकिन अभी पिछले कई महीनों से मैंने आपको क्या, जो मूवमेंट चली तो मूवमेंट से लोगों को डर लगा, लोगों को सजा हुई और वापस सिफारिश काम नहीं करती थी, तो उसकी वजह से लोगों में डर बन गया। जैसे कि आज कई सारे जो पब्स है वहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको ड्राइवर की भी सेवा उपलब्ध होगी। तो जो ड्रंक एंड ड्राइव करना कम हुआ है, लोग ड्रंक करते हैं, ड्राइव करने के लिए उस ड्राइवर का चयन करते हैं, तो लोगों की मानसिकता में भी बदलाव आया है। कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की शरारत करते हैं तो उन्हें सज़ा भी मिलती है, उसके परिणाम भी उनको भुगतने पड़ते हैं। पर आज भी उस तरह की मूवमेंट चल रही है और मेरा मानना है कि आपके माध्यम से सरकार, अगर आपका ये बात जाती है तो पूरे देश में इस तरह का कानून लागू करना चाहिए। ड्रंक एंड ड्राइविंग को बढ़ावा देना चाहिए ताकि जो लोग ड्रंक एंड ड्राइव करके ड्राइव करते हैं कहीं ना कहीं तो उनमें सुधार आएगा और डर बनेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव से ही सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, ऐसा है? नहीं, कई सारे कारण बताए, उसमें से कारण था। मेरा कहना था कि पिछले 3 से 4 सालों में मुंबई में खासकर उसकी संख्या में गिरावट क्यों आई है कि सरकार सख्त हुई है, कानून सख्त है। तो कई सारे ऐसे कानून हैं, जैसे कि स्पीड को लेकर जो मैंने आपको बताया, हर जगह पर बोर्ड लगा होता है कि 150 की स्पीड, 100 की स्पीड, 80 की स्पीड, 60 की स्पीड। अगर आप वर्ली सीलिंग जाएंगे वहाँ पर स्पीड को लोग तोड़ के गाड़ी चलाते हैं, तो उसका क्या परिणाम होता है सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमारे जो सभ्य नागरिक है, जो हमारे वाहन चालक है, उनसे भी गुजारिश है कि उस नियमों का पालन करें ताकि आपके वजह से कई सारी जिंदगियां खतरे में आ सकती है। मैंने इसके लिए आपसे ये पूछा कि क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं है सर। आप लेने का सोच रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस? नहीं, मैंने ना कभी कोशिश की, ना मेरी कोई इच्छा है कि मैं ड्राइव करूं। जो है वो ठीक है फिलहाल। आपको ऐसा नहीं लगता कि हर एक अगर आम आदमी सरकार के सामने खड़ा होकर के सवाल पूछना चालू कर देगा तो क्या गवर्नमेंट इस कानून को रखेगी? ये
गवर्नमेंट मेजोरिटी के साथ इस कानून को ख़त्म नहीं कर देगी? रिसेंटली जैसे आपने ये एक देखा रहेगा अभी जो केस हुआ था कि गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी डोनेशन लेती है वो आरटीआई के दायरे में नहीं आता। तो इस तरीके से करके कोई भी नया रूल रेगुलेशन बना करके जनता को सवाल पूछना ही बंद करवा दे, ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है? आपको क्या लगता है? देखिए कि 2005 में जब ये कानून हमारे देश में पूरी तरह लागू हुआ, उसके बाद कई बार कोशिशें हुई कि आरटीआई की जो धार को किस तरह से कमज़ोर करे। जैसे कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति का मामला हो, जो उसका पीरियड हो, सरकार किसी भी उसको बुलाने का अधिकार रखती है। वैसे कई सारे प्रावधान किए गए, लेकिन निश्चित तौर पर आरटीआई कानून एक ऐसा कानून है जो आपको जानने का और समझने का अधिकार भी देता है। जब 2005 में कानून आया, अगर 2024 है, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो भी मौजूदा सरकार हो, हर एक सरकार चाहती है कि आरटीआई कम हो, लेकिन जब वो विपक्ष में होते हैं तो उन्हें लगता है कि आरटीआई कानून मजबूत हो। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने आरटीआई कानून को लाने का दावा किया, तभी भारतीय जनता पार्टी उसमें अमेंडमेंट करने की कोशिश करती थी, या भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि सरकार इस कानून को बंद करने की कोशिश कर रही है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो कांग्रेस ने कहा कि आरटीआई को बीजेपी सरकार बंद करने की कोशिश कर रही है। आरटीआई ऐसा एक हथियार है जो डबल धार वाला है, वो सामने वालों को भी लग सकता है और हमें भी लग सकता है। तो आरटीआई जो एक दुधारी तलवार है, तो हर एक सरकार चाहती है कि आरटीआई कम हो। उन्होंने कई सारे उसमें प्रावधान किए, तो निश्चित तौर पर, लेकिन एक मेरा मानना है कि हमारे जो राजनीतिक दल है वो ईमानदार फिलहाल नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो। जो हमारे फिलहाल अभी नहीं है, आपको लगता है कि कभी ईमानदार होंगे? निश्चित तौर पर, क्योंकि हर एक की मजबूरियाँ होती है। पारदर्शिकता सिर्फ आपके चुनावी हलफनामे में है, एक्चुअल में कोई भी पारदर्शक नहीं है। जैसे हमारे सीनियर जो आरटीआई एक्टिविस्ट है सुभाष अग्रवाल, जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने एक आरटीआई के जरिए कोशिश की थी कि सभी पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई के दायरे में आए। केंद्रीय सूचना आयोग ने उसका ऑर्डर भी जारी किया। दुर्भाग्य से जो 6 हमारी बड़ी राजनीतिक दल थे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, उस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की, बसपा, ऐसे कई सारी 6 पार्टियाँ थी, वो आज तक राजनीतिक जो है वो आरटीआई के दायरे में इसलिए नहीं आई कि उन्हें डर लगता है कि हम दायरे में आएंगे तो आम आदमी हमको सवाल पूछेगा, हमसे जवाब तवाब करेगा। और निश्चित ये पार्टियां आरटीआई के दायरे में नहीं है? हाँ, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि केंद्रीय सूचना आयोग ने ऑर्डर भी जारी किया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। सरकार भी नहीं चाहती कि ये लोग आरटीआई के दायरे में आए, क्योंकि जैसा कि आज इलेक्ट्रिक बॉन्ड का जो मामला हुआ वो भी आरटीआई से निकला। हमारे जो एक्टिविस्ट है लोकेश बत्रा जी ने उसमें पहल की। तो कहीं ना कहीं तो हमारे देश में ऐसे कई सारे जो लोग हैं जो अलग अलग मुद्दों पर काम करते हैं, समय समय पर सरकार की पोल खोलते हैं। जैसा कि आदर्श का कांड आरटीआई के माध्यम से आया। सुरेश कलमाड़ी जिस एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, जो हमारे पास जो ओलंपिक हुआ था, वो भी मामला आरटीआई के सामने आया। तो लोगों को लगा कि पहले आरटीआई अच्छा है, लेकिन जब उस आरटीआई का हथियार उन पर ही उलटने लगा, उससे ज़्यादा घायल वही होने लगे, तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं तो उसकी धार को कम करे। तो सरकार की कोशिश चल रही है, और हमारे देश में कई सारे जो ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो लगातार सरकार के खिलाफ बुलंद आवाज़ कर रहे हैं। जो चाहे अरुणा रॉय जी हो, महाराष्ट्र में जो सबसे प्रसिद्ध अन्ना हजारे जी हो, कई सारे जो लोग अपने अपने लेवल में काम कर रहे हैं, सामाजिक स्तर पर काम कर रहे हैं। कई सारे राजनीतिक दल भी उसमें शामिल होते हैं, मगर कहीं ना कहीं तो राजनीतिक दल थोड़ा सा पीछे हटते हैं, क्योंकि अगर वो राजनीतिक दल अगर आरटीआई के दायरे में आते हैं तो सबकी पोल खुलेगी, और जब पोल खुलेगी तो निश्चित तौर पर उसको नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। अन्ना हजारे जी का आपने नाम लिया, और उनका नाम जो है सिर्फ और सिर्फ एक अनशन की वजह से बहुत हाईलाइट हुआ, जहाँ से अरविंद केजरीवाल जी जो है ऊपर उठ के आए। और जब अनशन चल रहा था, अरविंद केजरीवाल का एक स्टेटमेंट मुझे याद है कि ये जो चीफ मिनिस्टर की चेयर होती है, इसमें ही कुछ तो मैजिक है कि एक ईमानदार आदमी भी इसमें बैठता है तो करप्ट हो जाता है। और उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका मतलब बेस ही यही था कि मैं ईमानदार हूँ और ईमानदार लोगों को अपने साथ रखना है, ईमानदारी से काम करना है, वो भी आज करप्शन के चार्ज में जो है जेल सब कुछ, आपको तो पता है ऐसी कोई चीज़ नहीं, सारे धारा सब कुछ लग गई, करप्ट हो गए। तो ये मतलब ये कुर्सी का प्रॉब्लम है या आदमी का प्रॉब्लम है? देखिए, तो मेरा मानना है कि जो माननीय अन्ना हजारे जी हो, चाहे उस वक्त जो अलग अलग जो एक्टिविस्ट पूरे देश में काम कर रहे थे, तो अन्ना हजारे जी ने अनशन शुरू किया। अन्ना हजारे ने एक अनशन नहीं किया। अगर आप उनके मतलब आश्रम में जाएंगे, वहाँ पर बहुत बड़ी एक संग्रहालय है
मेरा तो मानना है कि कभी आपको वहाँ पर जाकर उसका भी जायजा लेना आवश्यक है। उन्होंने कई सारे अनशन किए, उनके सब अनशन सक्सेस हुए, मगर जब ये अनशन शुरू हुआ तो उसमें कई सारे लोग थे। अरविंद केजरीवाल थे, किरण बेदी थी, अनुपम खेर भी थे, ऐसे कई सारे लोग इकट्ठा हुए थे। जो व्यक्ति होता है, हर एक व्यक्ति की एक कहीं ना कोई तो इच्छा होती है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मुझे एमएलए बनना है, मुझे एमपी बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। तो जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो आंदोलन ने काफ़ी सक्सेस किया। आज भी लोग कहते हैं कि उसी आंदोलन की वजह से कांग्रेस चले गई, भारतीय जनता पार्टी आई, कहीं ना कहीं तो उसमें आरएसएस का हाथ था, तो कई सारी चीज़ें। मगर मेरा मानना है कि अन्ना हजारे जैसे समाज सेवक, ये हमारा देश का सौभाग्य है। ऐसे समाज सेवक हमारे महाराष्ट्र में हैं और हम लोग उनको जानते हैं, उनसे मिलते हैं और उनका मार्गदर्शन मिलता है। लोगों की राय अलग हो सकती है, मगर अन्ना हजारे जी का जो चाल चरित्र चेहरा पूरी तरह साफ है। लोगों के कहने पर आप नहीं चल सकते। किसी के अच्छा कहने से मैं अच्छा नहीं बन सकता हूँ, किसी के गलत कहने से मैं गलत नहीं बन सकता हूँ। आप जो हो वही हो। जैसे कि अपने अरविंद केजरीवाल का कहा, कुर्सी में कोई गलतियाँ नहीं होती। जैसे आप भी कुर्सी पर बैठे हो, मैं भी बैठा हूँ। ये आदमी का चाल चरित्र चेहरा, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, जिसकी चाल सही हो, जिसका चेहरा सही हो, जिसका चरित्र सही हो, तो उसे कोई भी कुर्सी आकर्षित नहीं कर सकती। जो व्यक्ति होता है उसकी कई सारी जो अलग अलग इच्छाएं होती है। किसी को पैसा कमाना होता है, किसी को बड़ा बनना होता है, किसी को और बड़ा अपना ऑफिस बनाना होता है। तो कहीं ना कहीं तो जब सुविधाएं बढ़ती है तब दुविधाएं आती है। तो शायद अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही हुआ होगा। जब आप सुविधाओं के चक्कर में फंसोगे तो दुविधाएं आपके पास ऑटोमेटिक आएगी। दुविधा ये सुविधाओं के माध्यम से आती है। तो मेरा मानना है कि उस आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, किरण बेदी जी को भी बहुत बड़ा पद मिला, अनुपम खेर, मतलब जो लोग उसमें शामिल थे, बाबा रामदेव जी भी थे, कई लोग उसमें आए थे। पर हर एक की अलग अलग इच्छाएं थी, उन इच्छाओं को समाज ने पूरा ये किया। बताइए कि अनिल गलगली जी को सुविधाएं चाहिए कि नहीं चाहिए? अनिल गलगली जी अभी कैसी लाइफ जीते हैं और क्या चाहते हैं अभी? देखिए कि मेरा मानना है कि पहले से ही कि सुविधाएं बढ़ेगी तो दुविधाएं निश्चित तौर पर बढ़ेगी। हम लोग आज भी जिस परिवेश में पले बड़े हैं, जिस समाज में रहते हैं, कई सारे लोग मित्र मिलते हैं, शुभचिंतक मिलते हैं। जब वो साथ में रहते तो उनकी गाड़ियों से चलते हैं, जो साथ नहीं चलते तो सबसे बढ़िया है भारतीय रेलवे। उससे भी अच्छी बात है कि बेस्टी की जो बस सेवा है, ऑटो है, टैक्सी है। कई बार हमारे कई से शुभचिंतक हम लोग बाइक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। कभी हम लोग नाला सोपारा आए, कभी वसई आए, कभी मुंबई के एक कोने दूसरे कोने में जाना है, तो सबसे बढ़िया है मोटरसाइकिल। तो आपको निर्भर होना पड़ेगा कि आपको किस सुविधाओं का इस्तेमाल करना है, क्योंकि कई लोगों को मिलना होता है। तो सुविधाएं निश्चित तौर पर दुविधाओं का एक प्रकार का मार्ग ही है। तो जो भी फिलहाल हमारे पास जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और जो उस व्यवस्थाओं के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचते हो, तो लोगों को भी इच्छा नहीं कि कोई आदमी मर्सिडीज से आए, कोई हेलीकॉप्टर से आए। लोगों को रहना कि हमारे कार्यक्रम में पहुँचिए और हमको मार्गदर्शन कीजिए। आप लोगों को बताने के लिए कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं कुछ अलग हूँ, इस चक्कर में ही सभी गड़बड़ हो जाता है। अगर आपने अपने को कॉमन मैन की तरह एक सरल जीवन जीने की कोशिश की तो निश्चित तौर पर किसी को तकलीफ नहीं होगी, किसी को परेशानी नहीं होगी। शायद इसीलिए कि हम लोग सुविधाओं के चक्कर में नहीं पड़े, तो इसीलिए कि हमको भी आज तक कोई धमकी नहीं दे रहा है, न कोई हमें फंसाने की कोशिश करता है। तो ये आप पर निर्भर है कि आपको कैसा जीवन जीना है, सुविधा युक्त जीना है कि सुविधाओं के माध्यम से आने वाली दुविधाओं को पाना है, ये आप पर निर्भर है। तो अगर हाई फाई जीवन दिखाएंगे तो प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। सादा जीवन, उच्च विचार, जितना सिंपल लाइफ जिएंगे उतना खुश रहेंगे, आपका कहना ये है। एकदम। तो ये तो हो गई अभी की बात। अब जब गलगली जी आगे चल के, आपका आगे का कुछ प्लान होगा कि डेफिनेटली जनता की सेवा करना है, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म आप बनाएंगे, या आगे चल के आप कुछ मंत्री, मिनिस्टर, एमएलए कुछ भी आप बनते हो और आपके पास एक सिंहासन आता है, तब क्या जो आज अनिल गलगली इतने सिंपल हैं, जो आज बीएसटी की बस, भारतीय रेलवे, अपने कार्यकर्ता दोस्तों के साथ बाइक में सफ़र कर रहे हैं, वो तब भी इसी तरीके से रहेंगे या मर्सिडीज आ जाएगी? देखिए कि तो ये आने वाला भविष्य ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जो हम लोग जिस जीवन को जी रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हर एक का एक टारगेट होता है, हर एक की इच्छाएं होती है। लेकिन शायद आपको गलत भी लगे, हमारी कोई इच्छाएं नहीं है। जो मिलेगा उसको प्राप्त कीजिए,
जो समाज देगा उसको ग्रहण कीजिए और किस तरह से लोगों की सेवा करना है, जो हमने जो अपनी एथिक्स बनाए हैं, अपनी जो विचारधारा बनाई है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि मैं एक मैगजीन का संचालन करता हूँ, उसका नाम है अग्निशिला। दूसरी बात है कि मैंने हाल ही में जो मैक्स लाइफ नाम की जो बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, उसकी मैंने एग्ज़ाम दे के मैं लाइफ एडवाइज़र भी बना हूँ। क्योंकि पैसे की आवश्यकता सबको होती है, लेकिन पैसा कमाने के तरीके भी होते हैं। हम लोग लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से, अग्निशिला के माध्यम से जो भी इनकम होती है, उस इनकम का कुछ हिस्सा समाज की सेवा हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, या किसी को मदद करनी हो, कि हर एक का एक लक्ष्य होता है। अगर हर एक व्यक्ति ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि मुझे ये करना है, मुझे ये करके आगे बढ़ना है, तो निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ होगा। आने वाले दिनों में चाहे सरकार हो, समाज हो, जो भी हमें दायित्व मिलेगा, तो वो किस माध्यम से मिलेगा ये आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन आपके माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि चुनावी पॉलिटिक्स में कभी हमें रुचि नहीं है। क्योंकि जब 20 साल पहले मुझे नगर सेवक की टिकट का भी ऑफर आया था पार्टियों से, लोगों ने कहा कि आप इंडिपेंडेंट लड़िए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने कहा कि हम कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। मगर जो इलेक्ट्रिक पॉलिटिक्स है काफ़ी महंगी है। आज एक नगर सेवक चुनाव लड़ना आसान नहीं है, 5 से 10 करोड़ का खर्चा होता है। भले ही चुनावी जो हलफनामे में हम लोग जानकारी देते हैं, जो खर्च की एक लिमिट है, एक एमएलए बनना है तो 20 से 25 करोड़ का खर्चा है, और एमपी में तो आप जितना भी खर्चा करोगे कम नहीं है। तो इस तरह का जो धन जब आप इकट्ठा करके जब आप इस तरह का चुनाव लड़ोगे, तो उसको प्राप्त करने के लिए भी आपको गलत काम करने पड़ेंगे। तो चुनावी पॉलिटिक्स में रुचि नहीं है। निश्चित तौर पर जब हम इस तरह का सोशल काम करते हैं, जैसे कि मुझे बीच के दिनों में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, राशि थी 51,000। मेरी पहले से कोशिश रही है कि जो भी समाज से मिलता है, सरकार से मिलता है, उससे सरकार को, समाज को वापस लौटाइए। जैसे पहले भी मुझे सजग नागरिक मंच का जब पुरस्कार मिला, तो हमने नाना पाटेकर की जो संस्था थी, जो पानी के लिए काम कर रही थी, हमने नाना पाटेकर से मुलाकात की, मैंने उनका बैंक का अकाउंट निकाला और चुपचाप जाके उस बैंक के अकाउंट में पैसे डाल दिए। बाद में उसके बाद एक कार्यक्रम में जो उनके सहयोगी मिले, तो उनको हमने बताया, तो उनको अच्छा लगा। बीच के दिनों में मुझे 51,000 रुपीज़ मिला, तो हमने उन लोगों को मदद की जो एनजीओ चलाते हैं, जैसे कि जो स्पेशल बच्चों के लिए एनजीओ चलाते हैं। और पुणे में एक एनजीओ है जो ब्लाइंड जो बच्चे हैं, उनकी फुटबॉल की इंटरनेशनल मैचेस होती है, उसके लिए काम करते हैं, उनको कोई फंड नहीं देता है। माटुंगा में ऐसे एनजीओ है जो सुनने में जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, लेकिन उन्होंने रॉबोट बनाने की कोशिश की। ऐसे एनजीओ को हमने 10-10 हज़ार रुपये देने की कोशिश की है। 10,000 बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, मगर हमारा पहले से कोशिश है कि जो हमको सरकार से, जो समाज से मिलेगा, चाहे वो धन हो, प्रतिष्ठा हो, उसे लोगों तक पहुँचाइए। ऐसे हमने कई बार कोशिश की कि लोगों को भी प्रोत्साहित किया कि जो भी आपको पुरस्कार मिलता है, कोशिश कीजिए उस पुरस्कार को समाज को लौटाने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक दिन कुछ दिनों पहले जो हमारा बर्थडे था, इस बार नहीं से पहले, तो हमने वो राशि को महापौर निधि को मदद की। लोग सीएम फंड को मदद करते, पीएम फंड को मदद करते, हमने उसको महापौर निधि में मदद किया। वो राशि थी 21,000, बहुत बड़ी अमाउंट थी। मैं आपको 5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने जन्मदिन हो, हमारा जो कार्यक्रम हो, जो पुरस्कार मिले, ऐसा कोई नया आप एक परंपरा को तैयार कीजिए ताकि लोग उसका अनुकरण करें। और समाज में जो निचले दबे कुचले के लिए जो एनजीओ काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन देने का काम करने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया आपने बोला। खुशियाँ काटने से नहीं, बांटने से बढ़ती हैं, और जब भी कुछ भी अच्छा दिन हो तो डेफिनेटली बांटना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बोली। अनिल गलगली जी, आप बहुत ही ग्राउंड से काम कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपने हर एक ज़मीनी स्तर की प्रॉब्लम को देखा है, उसे समझा है। प्रॉब्लम आपको पता है, अगर आपको मौका मिले बदलने का, तो आप क्या क्या बदलना चाहोगे? देखिए कि अगर मुझे निश्चित तौर पर मौका मिला, तो सबसे पहले कि जो हमारी जो स्वास्थ्य की सेवा है, आज हमारे महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना है। इससे पहले उसका नाम था राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना। 5 लाख का बीमा है, मगर उसमें कई सारी खामियां हैं। स्वास्थ्य हो गया, एजुकेशन हो गया, क्योंकि सबसे बड़े समाज को आवश्यकता क्या, शिक्षा और स्वास्थ्य। आज हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में, मुंबई में, एमएमआर में सबसे अधिक लोग परेशान हैं स्कूल के एडमिशन को लेकर, फिर उसकी फ़ीस को लेकर, फिर जो स्वास्थ्य को लेकर। जब किसी गरीब के घर में किसी को अटैक आ जाता है, किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो 10-15 लाख रुपया उसका आसानी से खर्च होता है। तो सरकार ने जो बीमा की योजना बनाई है, उसमें कई सारी खामियां हैं। अगर मुझे मौका मिले तो सबसे पहले मैं स्वास्थ्य और शिक्षा पर इसलिए ध्यान केंद्रित करूंगा।
अगर एक व्यक्ति शिक्षा लेता है तो वो कई सारे लोगों को शिक्षित कर सकता है। जी। अगर एक व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य मिले तो उसके पूरा उसका परिवार उससे स्वास्थ्य हो सकता है। बिल्कुल। जैसे अभी बीच में एक तिवारी जी मेरे पास आए थे, तो उनको कैंसर है। इससे पहले उनका नानावटी में इलाज हो चुका था। कि हमारी सरकार की एक योजना है कि जो 80,000 से उसका साल का इनकम कम होगा तो उसे फ्री ऑफ चार्ज आप उसका इलाज हो सकता है। उसने एक बार उसका इलाज का लाभ उठाया, फिर उसको कैंसर हुआ, तो उसको जो इलाज करना था तो नानावटी वाले उसको परेशान कर रहे थे। 10 दिन हुआ, उसका स्वास्थ्य काफ़ी गंभीर था। तो किसी के माध्यम से मेरे पास आया, वो मुझे पहचानते थे कई सालों से, लेकिन कभी रूबरू नहीं हुए। तो जब मेरे पास आए तो मैंने उसकी समस्या को समझा। तो मैंने डायरेक्टली जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सबसे बड़ी बात है कि हमारे राज्य में जो सरकार है, चाहे वो एकनाथ शिंदे जी हो, फडणवीस जी हो, अजित पवार हो, कुछ खामियां हो सकती है। वो लोग भी कोशिश करते हैं कि कैसे आम लोगों तक स्वास्थ्य की सेवा हो, शिक्षा के जो काम हो पहुँचाया जा सकते। तो वहाँ पर जो उन्होंने केंद्र खोला उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने, वहाँ पर जो वहाँ के जो अधिकारी थे तो रामनाथ जी, उनको मैंने कांटेक्ट किया। शायद नाम में थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। जी। तो उनको मैंने कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने ताबड़तोब नानावटी को कांटेक्ट किया, और जो व्यक्ति पिछले 7 दिनों से परेशान था, मेरी कोशिश, उनका एक फ़ोन, वो व्यक्ति को ताबड़तोब एडमिशन मिला, उसका इलाज शुरू हो चुका है। तो ज़रूरी नहीं कि कई बार आपको पैसे की देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने सरकारी दरबार में पहल की, थोड़ा कोशिश की, तो एक आदमी को आप अच्छा जीवन दे सकते हो। अगर मुझे ईश्वर ने मौका दिया तो निश्चित तौर पर सबसे पहले मैं शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, उसके बाद प्रशासकीय व्यवस्था की बात है। अगर 2 चीज़ें हमने समाज को ठीक कर दी तो निश्चित तौर पर 80% लोगों की समस्या है फिलहाल शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर ही है। आपने बहुत अच्छी बात बोली। शिक्षा की आपने बात करी और आपने बताया कि जो हमारा संविधान है, अगर वो हर कोई पढ़ ले तो उसे सब चीज़ें पता चल जाएगी। क्यों नहीं पढ़ाया जाता हमारा संविधान हमें? देखिए कि कई चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने धर्म की बात की, धर्म के साथ कर्म की भी आवश्यकता है। भारतीय संविधान ये कोई पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ आप जिस देश में रहते हो तो निश्चित तौर पर हमारे संविधान के तहत ही हमारा लोकतंत्र की नींव रखी गई है। आज हमारा लोकतंत्र उसी संविधान के चल रहा है। हम लोग बचपन में शपथ लेते हैं भारतीय होने की, वो भी उसी संविधान के तहत ही है। तो ये हमारे माता पिता की भी आवश्यकता है, हमारे स्कूल में जो पढ़ाने वाले शिक्षकों की भी उनको टारगेट करना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को जो बचपन से लेकर युवा अवस्था तक, चाहे हमारे स्कूल का जीवन हो, हमारा कॉलेज का जीवन हो, आगे हमारे कोई भी जीवन हो, तो वहाँ पर एक पार्ट होने की आवश्यकता है। तो ये हर एक परिवार की भी आवश्यकता है। आप किसी भी, मतलब आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो, आप किसी भी धर्म में या जाति में आपका जन्म हुआ हो, संविधान तो सभी के लिए समान है। जैसे कि हम लेकिन लोग, वो संविधान क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? क्योंकि आपको क्या लगता है कितने, अगर जो भारत की पॉपुलेशन है, कितने % लोगों ने भारत का संविधान पढ़ा होगा? या आप लोगों को छोड़ दीजिए, ये जो मंत्री मिनिस्टर या जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, इनके नेता हैं, कितने % लोगों ने ये संविधान पढ़ा होगा? मेरा तो मानना है कि न के बराबर। न के बराबर मतलब वो 0% भी हो सकता है, 0.005 भी हो सकता है। नेताओं ने तो उसको पढ़ा ही नहीं। अगर वो पढ़ते हैं तो जो आज भ्रष्टाचार चल रहा है, जो अव्यवस्थाएं चल रही है, जो कहीं ना कहीं तो जो असमानता की बातें चल रही है, जो जातिवाद की बात चल रही है, जो एक विशिष्ट समाज को लेकर जो बातें चल रही है, शायद वो नहीं करते। संविधान में सभी उसी को अंतर्भूत किया गया है। तो ये हमारे सरकार की भी फेल्यूर है, और हमारे जो समाज में जो अलग अलग राजनीतिक दल है उनकी भी फेल्यूर है, और सबसे बड़े हमारे समाज के लोगों के भी फेल्यूर है। क्योंकि ये चीज़ कोई पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है, आपको पढ़ना है, आपके बच्चों को आपको बताना है। अगर ये चीज़ें हमने स्वयं पूर्ण की तो निश्चित तौर पर इसका लाभ हर एक व्यक्ति को हो सकता है। क्योंकि संविधान में जो ताकत है, संविधान में जो बातें बताई गई है, अगर हर एक व्यक्ति उसको समझेगा तो सक्षम नागरिक बनने में उसे कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल सही आपने बोला। सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते हैं, खुद कुछ जिम्मेदारी खुद ही लेनी रहेंगी। सो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बातें करके, और डेफिनेटली आपकी सिखाई हुई चीज़ों को हम चाहेंगे कि जो भी लोग हैं वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। जनता
रियल में जो है तो वो सरकार है, अपनी पावर को समझे और सवाल पूछे। सो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।